देखो, हमने फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूरा देख लिया। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट जो कि हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूण परिवर्धन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जो जाइगोट बना था हमारा, इस जाइगोट से कैसे एक एम्ब्रियो बनता है या एक भ्रूण बनता है, और उससे कैसे एक फीटस बनता है, ये हमको अब डिस्कस करना है। मोटा मोटा ये चैप्टर अपना बेटा कंप्लीट होने की तरफ है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और अपने चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहां पर मैं बात करता हूं बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय परिवर्धन की। बेटा इसको देखने के से पहले अपने को एक नोट पॉइंट देखना पड़ेगा। नोट पॉइंट की बात करो बेटा, नोट पॉइंट हमारा क्लीवेज बोल दो, जिसको हिंदी में हम विदलन बोलते हैं, क्लोज्ड माइटोसिस बोल दो, जिसको हिंदी में बंद समसूत्री विभाजन कहते हैं, या सेगमेंटेशन बोल दो, जिसको हम विखंडन बोलते हैं। क्या होता है ये बेटा? ये एक माइटोसिस ही है, लेकिन ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है बेटा। ये एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस है। तो सिंपली मैंने यहां लिखा है ये स्पेशल टाइप का माइटोसिस है। कैसे स्पेशल है? तो ये देखो कैसे ये स्पेशल है बेटा। पहली बात, नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो उसके अंदर इंटरफेज या अंतरावस्था होती है। याद करो बेटा, अगर आपको सेल बायोलॉजी याद है तो आपने वहां देखा था इंटरफेज, फिर आती है एम फेज। तो इंटरफेज के अंदर G1 फेज होती है, S फेज होती है, G2 फेज होती है। G वर्ड का मतलब होता है बेटा ग्रोथ, वृद्धि। मतलब सेल के अंदर ग्रोथ होती है तो उसको G बोलते हैं। जो सबसे पहले ग्रोथ होती है उसको हम G1 फेज बोलते हैं, और बाद में ग्रोथ होती है उसको हम G2 फेज बोलते हैं। किससे पहले और किससे बाद में? बेटा S फेज। S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज या संश्लेषी अवस्था। एस फेज अगर याद करो तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एस फेज ये ऐसी फेज होती है, ऐसी स्टेज, ऐसी अवस्था होती है जिसमें डीएनए डबल होता है, डीएनए बनता है, इसलिए इसको सिंथेसिस या संश्लेषी अवस्था कहते हैं। तो सिंथेसिस फेज से जो पहले फेज आती है वो G1 फेज, बाद में जो आती है वो G2 फेज होती है बेटा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर माइटोसिस के। तो माइटोसिस के अंदर इंटरफेज होती है, इंटरफेज के अंदर G1 फेज, S फेज और G2 ये सारी के सारी फेज प्रेजेंट होती है। वहीं बेटा मैं क्लीवेज की बात करूं तो G1 नहीं होती है, G2 नहीं होती है, केवल और केवल S फेज होती है। सोच के देखो बेटा, उसके अंदर G1 और G2 नहीं है, मतलब सेल की जो ग्रोथ होनी है, सेल की ग्रोथ होनी है वो नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा। सेल का साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा तो उसकी साइज नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि क्लीवेज के अंदर सेल की साइज छोटी होती जाती है। मैंने अगली लाइन में यही समझाया बेटा कि इसमें सेल की साइज कांस्टेंट रहती है, सेल की साइज बनी रहती है, नियमित रहती है। ऐसे नहीं है कि सेल की साइज चेंज हो जाए। लेकिन क्लीवेज की बात करें बेटा, इसके अंदर सेल की साइज कम हो जाती है। दूसरा बेटा साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य माइटोसिस में बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे मात्र कोशिका या मदर सेल का होता है, लेकिन इसमें बेटा कम हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ये कोई एक सेल रही, इस सेल की बात करो बेटा तो इसके अंदर माइटोसिस हुआ और साइज देखिए दोनों की बिल्कुल सेम है, साइटोप्लाज्म भी इनमें सेम है। इसमें हुआ तो देखो ये भी सेल सेम है, जितनी भी सेल्स बनी सबकी साइज सेम है बेटा। और क्योंकि साइज सेम है मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी सेम रहा होगा। वहीं क्लीवेज में देखो, एक सेल है, इसमें क्लीवेज हुआ, क्लीवेज की वजह से एक से दो सेल बनी, यहां से तो एक से दो सेल बन गई। लेकिन ये सेल देख पा रहे हो बेटा, इनकी साइज हमारी मदर सेल है उससे आधी है, साइज उसकी आधी हो गई। इससे जो सेल बनेगी उसकी साइज इससे भी आधी हो जाएगी। मतलब इतने से पार्ट में दो सेल आ गई और अब इतने से पार्ट में चार सेल आ गई। तो इस तरह से इसमें सेल का साइज छोटा होता जा रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी कम होता जा रहा है। ये अपने क्लीवेज के बारे में। अब बात करते हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है उसके बारे में। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है बेटा उसको हम बोलते हैं मोरुला या तुतक अवस्था। हिंदी में बोलते हैं तुतक अवस्था, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा मोरुला स्टेज। क्या होता है? एक सेल है, एक सेल है, इस एक सेल के अंदर बेटा क्लीवेज हुआ, वापस जब क्लीवेज हुआ तो एक से कितनी बन गई? दो सेल बन गई। वापस क्लीवेज हुआ और क्लीवेज की वजह से दो से चार सेल बन गई। वापस क्लीवेज हुआ और क्लीवेज की वजह से अब 8 सेल, और 8 सेल में वापस क्लीवेज होने की वजह से अब 16 सेल बन गई।
अब बेटा जो 8 से 16 सेल की स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज। और आप डायग्राम में देख पा रहे हो ये एक सॉलिड बॉल, एक ठोस गोले जैसी स्ट्रक्चर है ये जो वर्ड मोरूला है बेटा, ये मोरूला सहतूत से आया है। अगर आपने कभी ध्यान से सहतूत को देखा होगा तो वो गुच्छा होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं उस गुच्छे के अंदर। एग्जैक्टली यहाँ पर भी छोटे छोटे सेल्स का गुच्छा होता है जो कि सॉलिड बॉल जैसा होता है। तो ये मोरूला वर्ड सहतूत से आया है, मरबिल से आया है। इस मरबिल का साइंटिफिक नेम होता है बेटा मोरस अल्बा, जहां से वर्ड आया है मोरूला, मोरस से वर्ड आया है अपना मोरूला। और ये क्या होता है? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठोस गोले जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। एक नोट पॉइंट यहाँ पे हम देखें बेटा, नोट पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ट्विंस या जुड़वा बच्चे। आपने कभी देखा होगा जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर वो जुड़वा बच्चे तो बिल्कुल, अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का, और बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, एकदम टू कॉपी। अगर लड़की है तो दूसरी भी लड़की, बिल्कुल टू कॉपी। उनकी आवाज, उनके चेहरा, उनके आंखों का रंग, उनका स्किन कलर, उनकी हाइट, उनके हेयर का कलर, हेयर कर्ली है या नॉर्मल है, सब कुछ सेम होता है उनका। और कभी कभार आपने ऐसे भी जुड़वा देखे होंगे कि एक भाई हुआ है, दूसरी बहन हुई है। दोनों भाई है लेकिन दिखने में एक जैसा नहीं है, दोनों बहनें हैं लेकिन दिखने में एक जैसा नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभार एकदम बिल्कुल 100% कॉपी पैदा होते हैं, और क्या होता है ऐसा कि कभी कभार एक दूसरे के जैसे वो नहीं दिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसे होता है, ट्विंस या जुड़वा। ये अपनी एनसीईआरटी के लिए नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये केवल और केवल आपके नीट के लिए है। यहां पर बात करूं मैं, ट्विंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक, एक होते हैं बेटा डाइजाइगोटिक। देखो मोनो मतलब क्या होता है बेटा? एक, और जाइगोटिक मतलब जाइगोट या युग्मनज। डाई दो, जाइगोटिक मतलब जाइगोट। एक जाइगोट से अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो मोनोजाइगोटिक है, और दो से पैदा हुए तो डाइजाइगोटिक है। देखो मोनोजाइगोटिक कैसा होता है, ऐसा कुछ हुआ है कि एक एग सेल थी बेटा, एक हमारी एग सेल थी, सेकेंडरी oocyte थी, और उससे एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ। जब फर्टिलाइज हुआ तो एक जाइगोट बना। कितना जाइगोट बना? एक सिंगल जाइगोट बना। इन फ्यूचर कुछ भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता, कुछ भी हुआ, उस वजह से ये टूट गया और टूटकर एक से दो जाइगोट बन गए। मुझे सोच के बताओ, इस जाइगोट के टूटने से दोनों जाइगोट बने तो क्रोमोसोम चेंज होंगे या सेम रहेंगे? ऑब्वियस आपका आंसर आना चाहिए सेम रहेंगे, क्योंकि एक सेल से ये बने हैं। अब सोच के देखो, अगर क्रोमोसोम ही सेम है तो इनसे जो बच्चे बनेंगे क्या वो 100% एक दूसरे कॉपी होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली ये 100% एक दूसरे के कॉपी रहेंगे। अब मन में ये डाउट मत ले आना कि सर वो तो उसकी सोच ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है। बेटा ये चीजें नहीं होती है। तो इनमें दिखने में ये एकदम 100% सेम रहेगी, इनकी मॉर्फोलॉजी सेम रहेगी। हाँ, आचार विचार इनके अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। कोई अच्छी संगत में रहा, कोई बुरी संगत में रहा, वो बाद की बात है। डाइजाइगोटिक में क्या होता है बेटा? दो एग सेल निकली। एक्चुअल में क्या होता है देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, तो अगर एक बार को इस साइड की ओवरी से एग सेल निकला तो अगली बार इस साइड से निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोनों टाइप सेम साइड से निकले। अगर एक बार एग सेल इधर से निकला तो एक बार इधर से, दोनों अलग। अब मान के चलो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि दोनों ही ओवरी से सेम टाइम में दोनों एग सेल निकल गई, और दोनों एग सेल निकल गई तो सोच के देखो कितनी एग सेल रही हमारे पास? दो एग सेल रही। स्पर्म तो आप जानते हो बेटा, बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, उनमें से कोई भी दो स्पर्म ने क्या किया? इन दो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन किया, तो इस कंडीशन में दो जाइगोट बनेंगे, दो अलग अलग जाइगोट बनेंगे। सोच के देखो बेटा, अगर दो अलग अलग जाइगोट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि उनके क्रोमोसोम सेम नहीं रहेंगे। हो सकता है एक के साथ एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, एक के साथ वाई वाला हुआ, तो बॉय बन गया और गर्ल बन गई। तो ये हो सकता है इस कंडीशन में। तो इस टाइम ये हमेशा कॉपी नहीं होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये एक दूसरे के कॉपी बने, ये बिल्कुल अलग होंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग रहेगी बेटा।
ये आपके ऑल ओवर मोरूला के बारे में बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली स्टेज जो कि अपनी ब्लास्टुला। एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है बेटा अपनी अगली स्टेज आती है ब्लास्टुला या कोरक पुट्टी। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने अभी बताया क्लीवेज में एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 सेल बनी, 8 से 16 सेल बनी। ये जितने भी सेल्स बन रही है, ये जितनी भी सेल्स है, इन सारी की सारी सेल्स को एक साथ हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? जितनी भी सेल्स बन रही है इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा कोरक खंड बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कोरक खंड। मतलब जायगोट में क्लीवेज जब होगा, उस क्लीवेज की वजह से जो भी सेल बनती है उन सारी के सारी सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर बोलते हैं या कोरक खंड बोलते हैं। यहाँ ब्लास्टुला के अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। कोरक पुट्टी हिंदी में सेम बेटा ब्लास्टुला को भी कोरक पुट्टी बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को भी कोरक पुट्टी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर इस स्टेज, इस अवस्था को ब्लास्टुला बोलते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बहुत सारी सेल्स है। कितनी सेल होती है? 64 से ज्यादा सेल्स होती है। कहीं कहीं पे 100 से भी ज्यादा लिखी जाती है। अलग अलग बुक्स में बेटा अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। आप सिंपल सोच लो 64 से ज्यादा या 100 से ज्यादा, दोनों ही सही है। अब ये जो भी स्ट्रक्चर बना है इसमें सेल्स जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो बाहर रेड कलर की लेयर देख रहे हो बेटा, ये सेल्स का ग्रुप, एक अंदर ब्लू कलर का ग्रुप। ये जो बाहर वाला ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रोफोब्लास्ट या पोस्टकोरक। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या पोस्टकोरक। और ये ट्रोफोब्लास्ट या पोस्टकोरक क्या करता है बेटा? इम्प्लांटेशन या अंतरोपण में मदद करता है। अभी देखेंगे इम्प्लांटेशन या अंतरोपण होता क्या है। फिलहाल यहां देखिए, यहां पर जो अंदर ब्लू कलर की सेल्स का जो ग्रुप बना है बेटा, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास या अंतर कोशिकीय समूह बोलते हैं। या तो हम बोलते हैं इनर सेल मास या हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय समूह। जो अच्छी बुक्स होती है, अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं एनसीईआरटी गंदी है। जो बड़ी बड़ी बुक्स होती है, अच्छी बुक्स होती है, इसमें इसका दूसरा नाम दिया हुआ बेटा एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। अगर आपको हल्का सा भी टिश्यू का आइडिया है तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा एनिमल टिश्यू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हालांकि अब तो एनसीईआरटी ने वो पार्ट रिमूव कर दिया है, बट अगर आपको आइडिया है तो वहां पर आपने 2 टाइप की सेल देखी होती बेटा। एक होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट सेल, एक जिसको हम बोलते हैं क्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल कौन सी होती है? वो सेल जो कुछ बनाती है उसको हम ब्लास्ट सेल बोलते हैं, और वो सेल जो किसी को तोड़ती है उसको हम क्लास्ट सेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोक्लास्ट सेल। वर्ड ओस्टियो का मतलब होता है बेटा बोन्स। जो सेल बोन्स को बनाती है उसको हम ओस्टियोब्लास्ट सेल बोलते हैं, और जो बोन्स को खत्म करती है बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। तो ध्यान रखना, ब्लास्ट का मतलब होता है बनाने वाले सेल और क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ने वाले सेल। एग्जैक्टली सेम चीज। ये जो इनर सेल मास होती है ये क्या करती है? एम्ब्रियो को बनाती है आगे चलकर। ये सेल इन फ्यूचर एक एम्ब्रियो को बनाती है। ये इन फ्यूचर बेटा एक एम्ब्रियो को बनाती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल, मतलब एम्ब्रियो को बनाने वाली सेल। इन सेल की बात करूं तो इन सेल को हम स्टेम सेल भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी ये वर्ड यूज करती है बेटा स्टेम सेल। क्या होता है स्टेम सेल? बेटा कोई भी ऐसी सेल्स जिनके पास कैपेसिटी होती है, कोई भी ऐसी सेल जिनके पास कैपेसिटी होती है किसी भी टिश्यू को बनाने की, किसी भी ऑर्गन को बनाने की, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन कर लेना, मैंने हिंदी में लिखा नहीं है। ध्यान रखना, स्टेम सेल क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जिसके पास क्षमता होती है किसी भी ऊतक को बनाने की या किसी भी अंग को बनाने की, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं।
बेटा यही इनर सेल मास आगे चलकर बेटा डिफरेंशिएट हो जाता है फीटस में, या मैं बोल दूं भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है इसका। ये ओवरऑल इस ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। अब एक पॉइंट समझते हैं, यहां पर हमने बात की बेटा ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेटा यूटेरस के अंदर पहुंचता है तब क्या होता है, ये मान लो यूटेरस की वॉल है, ये मान लो यू, ये मान के चलते हैं ये एंडोमेट्रियम है, ये अपना एंडोमेट्रियम है। अब क्या होगा, यहां से ये स्ट्रक्चर आया, आगे आया, आगे आकर ये यहां पर चिपक जाएगा, ये चिपक गया। अब जब चिपक जाएगा तो इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, ये देखो ये ट्रोफोब्लास्ट, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल को बनाया, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे इस तरह से ग्रोथ करती है, ये ऐसे इसकी ग्रोथ होती है, और इस ग्रोथ से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं बेटा कोरियोनिक विलाई। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। ये स्ट्रक्चर बनती है और ये स्ट्रक्चर बनाने के साथ इसके साथ यूं चिपक जाता है, चिपक गया। अब चिपकने के बाद क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है स्पेशल टाइप का एंजाइम निकालते हैं। ये स्पेशल टाइप का एंजाइम क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम की सेल्स को एक्साइट करता है, उद्दीपित करता है कि आप डिवाइड करो। और ये सेल अब क्या होगी बेटा, डिवाइड करेगी। तो सोच के देखो, ऐसे डिवाइड करेगी, जब डिवाइड करती जाएगी तो धीरे धीरे ये डिवाइड होकर 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। और जब कवर कर लेगी तो हम क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन या अंतरोपण हो गया। यही इम्प्लांटेशन या अंतरोपण होता है बेटा। आपकी एनसीईआरटी में इतना डिटेल से नहीं समझाया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा, भले आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बेटा फर्टिलाइजेशन या निषेचन के 7वें से 8वें दिन होती है। सोच के देखो, अगर 1 तारीख को फर्टिलाइजेशन हुआ तो 7 या 8 तारीख को इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगा, और 12 तारीख आते आते इम्प्लांटेशन पूरा हो जाएगा। मतलब इम्प्लांटेशन खत्म कब होता है बेटा, 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है इम्प्लांटेशन यहां मैंने बता दिया, लेकिन वर्ड्स की फॉर्म में सुन लो, यहां पर टेबुलर फॉर्म में क्या होगा। सबसे पहले जो ब्लास्टुला है, सॉरी ब्लास्टुला नहीं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। सबसे पहले क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, ये यहां आकर इस एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। जब चिपक जाएगा तो चिपकने के बाद में ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल कुछ विशिष्ट उत्सेचक, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम को सिक्रेट करेगी, स्रावित करेगी। और जब ये एंजाइम यहां से निकलेंगे तो एंडोमेट्रियम की सेल्स को मैसेज जाएगा कि यहां पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज आई है, आप फटाफट डिवाइड करो और इसको घेर लो, कहीं जाने मत दो। तो क्या होगा, इसकी वजह से बेटा यहां पर ये सेल्स डिवाइड करेगी और इसके अलावा ये इसके अंदर घुस जाएगा। तो क्या होगा, यहां से कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम निकलेंगे, और कौन निकालेगा, ट्रोफोब्लास्ट निकालेगा। और निकालने के बाद ये अंदर घुस जाएगा, माइक्रोविलाई बनाएगी, मतलब एम्बिडेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, या हम बोल देंगे बेटा ब्लास्टोसिस्ट धस जाएगा या घुस जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर। ये एंडोमेट्रियम में धस गया या घुस गया, और घुसने के बाद क्या होगा बेटा, ये एंडोमेट्रियम की सेल्स जो होगी वो रैपिडली, बहुत फास्टली डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके इसको ऐसे घेर लेगी। और जब घेर लेगी तो हम क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन हो गया। ये आपका बेटा कंप्लीट इम्प्लांटेशन के बारे में। अब अगली स्टेज में चलते बेटा। इससे पहले प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करो बेटा। हिंदी मीडियम वाले अच्छे से करना बेटा। ओके, देखो इसके बाद अगली स्टेज, फाइनल स्टेज आती है अपनी बेटा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, जो अपनी ब्लास्टुला थी, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट, जो अपने ब्लास्टोसिस्ट थी बेटा, वो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। उसके थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस्ट्रुला के अंदर। क्या होता है,
एक्चुअल में जो इनर सेल मास था बेटा, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो इनर सेल मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग सेल्स में। अब हमने ये देखा था अभी तक, जो इनर सेल मास होता है, अंतर कोशिकीय समूह होता है, उसकी जितनी भी कोशिकाएं होती है, उनकी जितनी भी सेल्स होती है, उनके सबके पास कैपेसिटी होती है कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन बनाने की। तो उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेटा वो क्या होती है, अलग अलग लेयर के अंदर, अलग अलग लेयर के अंदर, अलग अलग लेयर के अंदर बेटा आकर लग जाती है, और इससे अलग अलग लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म यानी बाह्य चर्म, मेसोडर्म यानी मध्य चर्म, और एंडोडर्म यानी अंतःचर्म। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो सबसे पहले बनती है वो एक्टोडर्म है, बाद में एंडोडर्म, और फिर बनती है मेसोडर्म। तो क्या होता है बेटा, ये जो गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, ऐसी फेज होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर इनर सेल मास की जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है। विभेदित किसमें हो जाती है बेटा, 3 लेयर में हो जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनके अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होने के बाद वो क्या करती है, ऑर्गेनोजेनेसिस करती है। देखो बेटा, वर्ड ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब वो ऑर्गन या टिश्यू का फॉर्मेशन करने लग जाती है, ऑर्गन या टिश्यू का फॉर्मेशन करने लग जाती है, और उसके ऑर्गन एक्टिव भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर 1 मंथ आफ्टर उसका हार्ट बन जाता है, और लाइफ का फर्स्ट साइन भी बेटा हार्ट साउंड होता है जो डॉक्टर चेक करते हैं। तो बेटा क्या होती है, सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब अलग अलग लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट होने के बाद वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक इनर मास की सेल थी जिसको न्यूरॉन्स बनाना होगा, तो वो इस एक्टोडर्म वाली लेयर के अंदर आकर जुड़ जाएगी। कोई ऐसी होगी जिसको ब्लड बनाना होगा, वो इस मेसोडर्म में आकर जुड़ जाएगी। कोई ऐसी होगी जिसको अपनी इंटेस्टाइन या आंत बनानी होगी, तो बेटा क्या करेगी, वो इस एंडोडर्म वाली लेयर के अंदर आकर जुड़ जाएगी। मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग काम के हिसाब से इन लेयर में अरेंज हो जाएगी, मतलब मूवमेंट करती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, और इसी के थ्रू क्या होती है, गैस्ट्रुला बनती है। इसके बाद में क्या होता है बेटा, वो अपने काम के हिसाब से अलग अलग लेयर में अरेंज हो जाती है, इसी को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और ये सारा कुछ आपका गैस्ट्रुला के बारे में। प्लीज एक बार नोट डाउन कर लेना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, आप यूं लिखोगे कि इनर सेल मास की जो कोशिकाएं होती है वो विभेदित हो जाती है 3 लेयर के अंदर, जो कि है बाह्य चर्म, अंतःचर्म और मध्य चर्म। ध्यान रखना यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले एक्टोडर्म या बाह्य चर्म बनता है, फिर एंडोडर्म या अंतःचर्म बनता है, फिर मेसोडर्म या मध्य चर्म बनता है। और बनने के बाद वो क्या करती है बेटा, इनमें इनकी तरफ मूवमेंट करती है। जो सेल्स एक्टोडर्म में आती है वो एक्टोडर्म की तरफ आने लग जाती है, ऐसे मूवमेंट करने लग जाती है। तो यही गैस्ट्रुलेशन है। हालांकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी सिंपल इतना कहती है कि इसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है, जिसमें इनर सेल मास की सेल्स जो होती है वो 3 लेयर में अरेंज हो जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में जो होती है मेसोडर्म। यही सेल्स आगे जाकर अलग अलग ऑर्गन बनाती है। इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में समझा, प्लीज नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।